नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और दुनिया की जहां नजरें बनी हुई हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी जंग पर, जाहिर सी बात है, लाजमी है, क्योंकि पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि आज एक उस खबर पर भी बात कर लूं जो देश की राजनीति के लिहाज से बेहद जरूरी है, क्योंकि एक घमासान लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या एक्चुअली यूं कहें कि जो इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके बीच में, और ज्ञानेश कुमार के जरिए ममता बनर्जी निश्चित रूप से केंद्र सरकार से सीधे तौर पर जो है टकराव के मूड में हैं। वो पिछले कुछ दिनों से लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। आज चौथा दिन है उनके धरने का, जब वो कोलकाता में वहां पे इसलिए बैठी हुई है क्योंकि एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में जारी है, जैसे बिहार में भी जारी था, दूसरे स्टेट्स में भी जारी थे। और उसमें जो वोटर लिस्ट पब्लिश हुई है 28 फरवरी को, उसमें करीब करीब 1 करोड़ लोगों के नाम जो हैं कटे हुए बताए जा रहे हैं, अलग अलग रीजंस पर। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो इस धरने से आखिर ममता बनर्जी क्या हासिल करने की सोच रही हैं? चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो आज कोलकाता में हैं, उनको जिस तरीके से काले झंडे दिखाए गए, भारत के इतिहास में ऐसा याद नहीं आता कि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में किसी राज्य की मुख्यमंत्री इस तरीके से खुले तौर पर टक्कर ले रही हो। और एक दिन पहले ही एक पूरा का पूरा विवाद मचा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तय कार्यक्रम को लेकर। उसको लेकर जिस तरीके से आखिरी क्षण में कहा गया कि आपने जो है स्थल बदल दिया और ये ट्राइबल प्रोग्राम था, उसको भी लेकर बहुत सारे वाद विवाद हुए हैं। और जिसमें जो भारत सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, केंद्र सचिव हैं, उन्होंने बकायदा जो है पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। तो इन तमाम मुद्दों में आखिर हो क्या रहा है, ये सब जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं तमल साहा, जो कोलकाता में वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, न्यूज द ट्रूथ। आप एनटीटी को फॉलो कर सकते हैं, ईस्टर्न इंडिया को खास करके ये फॉलो करते हैं बहुत बारीकी से। तमल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत पहला बहुत शुक्रिया तो स्मिता। ये बताएं कि ये जो धरना कार्यक्रम में, मैंने सुना आज वहां पर दीदी शायद रविंद्र संगीत गा रही थी, वहां माहौल क्या है? अब गाना तो रोज हो रहा है, पहले दिन से हो रहा है। और हर एक गाना जो सिलेक्ट किया जा रहा है, वो चाहे रविंद्र संगीत हो या फिर कोई और संगीत हो, उसमें भी एक राजनीतिक संदेश है, उसमें भी एक रेबल टोन है। और जैसे आपने कहा कि देश के बाहर एक जंग हो रहा है, लेकिन अगर देश के भीतर देखें तो देश के भीतर भी एक जंग छिड़ा हुआ है, नागरिकता प्रमाण करने की जंग। शायद वो अभी दिल्ली में नहीं हो रहा है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में हो रहा है। आप चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जहां पे 2 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए। अभी इस पे कोई सवाल कोई नहीं उठाया कि 2 करोड़ 40 लाख नाम जो ड्राफ्ट लिस्ट से एसआईआर के माध्यम से हटाया गया, ये आखिरकार कौन लोग हैं? क्या ये पिछले चुनाव में वोटर थे? अगर ये 2 करोड़ 40 लाख लोग जिसका नाम अभी हटाया गया है ड्राफ्ट लिस्ट से, क्या वो 2022 के इलेक्शन में वोट डाले थे? अगर डाले थे तो किसके लिए डाले थे? पहला सवाल। दूसरा है, पश्चिम बंगाल की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, दूसरे राज्यों की अगर बात करें, चाहे वो गुजरात हो जाए, चाहे वो केरला हो जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो जाए, हमने देखा कितने सारे बीएलओ ने अपनी जान ले ली। ये पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है सिर्फ, ये सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की उस घटना को अगर याद करें, जहां पे एक बीएलओ रोते हुए एक वीडियो बनाया और कहा कि वो इस इलेक्शन कमीशन और एसआईआर के इस दबाव को नहीं ले पा रहे थे, बुरी मां को पीछे छोड़ के जा रहे, रोते रोते अलविदा कह के चले गए। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं। आप केरला में देखिए, आप गुजरात में देखिए, बीएलओस उधर पे भी प्रोटेस्ट किए। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ ये हो रहा है। हाँ, पश्चिम बंगाल से आवाज ज्यादा उठ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयोग को चैलेंज किया है कि आप ये जिस प्रक्रिया से आप एसआईआर प्रोसेस को कर रहे हैं, वो गलत है। ये बात मानना पड़ेगा कि आज के तारीख में कोई भी दल, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर समाजवादी पार्टी हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, किसी ने एसआईआर के विरोध नहीं किया है। बोला है आप कीजिए, लेकिन अगर 2002 साल में आप इसको संपूर्ण करने के लिए 2 साल लिए, 2026 में उसी एक प्रोसेस को, एक्सरसाइज को आप कैसे 2 महीने में कर सकते हैं? तो इसीलिए
देश के भीतर भी एक जंग जैसा छिड़ा हुआ है और राइट। बहुत सारे लोग जिनके जिनके हम्म। नाम काटे गए वो सवाल उठा रहे। यहाँ मैं थोड़ा-सा दर्शकों को बता दूँ कि देखिए जो पश्चिम बंगाल की जो पहली सूची आई थी दिसंबर में, उसमें बताया गया था कि 7 करोड़ 66 लाख लोग हैं। उसके बाद उसमें से 63 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम जो है काटे जाते हैं, लगभग 64 लाख लोगों के। तो अब जो अंतिम लिस्ट पब्लिश हुई 28 फरवरी को, उसमें 7 करोड़ नाम हैं। आप लगातार इसे कवर कर रहे हैं वहाँ ग्राउंड पर तमाल। ज़रा बताइए कि आप जब जगह-जगह जा रहे हैं, जहाँ एसआईआर की हियरिंग हुई, लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ किस तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए नजर आए लोग आपको? स्मिता, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग है पहलू है। देखिए, जब पहला ड्राफ्ट लिस्ट निकला तब 58 लाख नाम हटाए गए थे ड्राफ्ट लिस्ट से। उसके बाद फॉर्म 7 का डिलीशन हुआ और ज्यादा डिलीशन हुआ। उसके बाद फाइनल लिस्ट, बाकी जगहों के लिए फाइनल लिस्ट को आप फाइनल लिस्ट कह सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के केस में अब जो 28 फरवरी को जो लिस्ट निकला उसको आप फाइनल लिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लिस्ट पब्लिश करो। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट पब्लिश किया और उस लिस्ट में देखा जा रहा है 58 लाख प्लस और 6 लाख जैसे नाम काटे गए हैं। उसमें टोटल आंकड़ा आया करीबन 64 लाख, 63 लाख समथिंग। अभी ये लोग जो जिनको हटाए गए और जिसको अभी चुनाव आयोग कह रहे कि ये फाइनल लिस्ट है, इसमें भी डिस्प्यूट है। बहुत सारे लोग जिनको मृत घोषित कर दिया फाइनल लिस्ट में, वो जीवित है। 2 दिन पहले ममता बनर्जी के धरना मंच में ऐसे 22 लोगों को परेड किया गया। हमने खुद केस स्टडी की कि कलकत्ता में भवानीपुर में ऐसा एक परिवार मिला जिनका सासू मां मर गए। एक महिला है, उनका सासू मां गुजर गए दिसंबर में, और दिसंबर में गुजर गए, इसीलिए फॉर्म 7 एक बार नहीं 3 बार जमा दिया गया, फिर भी उनका नाम फाइनल लिस्ट में है। तो आप इसको फाइनल लिस्ट कैसे कहेंगे? और ये फाइनल लिस्ट में भी बहुत सारे डिस्प्यूट है। ये रहा पहला पहलू। दूसरा पहलू है, इसके अलावा करीबन 60 लाख लोगों के नाम को एडजुडिकेशन के खाते में डाला गया। अब ये पूछिए एडजुडिकेशन क्या है? जो बिहार में नहीं हुआ, जो गुजरात में नहीं हुआ, जो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में पहले दफा में 58 लाख लोगों को नाम हटाने के बाद एक नया चीज क्रिएट किया गया जिसको बोला गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। और आपका सवाल को जवाब देने में भी आसानी हो जाएगी। ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, ये क्या है? पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आपका नाम 2002 के लिस्ट में है, या फिर आपका माता पिता दादू ग्रैंडफादर ग्रैंड मॉम, चाचा चाची मौसी मौसा, किसी का भी अगर नाम हो, उस फैमिली ट्री को मद्देनजर रखते हुए आपका नागरिकता एस्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद आपको और कोई कागज नहीं देना पड़ेगा। चलिए मान लिए, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो बाद में आया उसमें दिखा रहा है 6 आदमी का या फिर 6 लोगों का एक पिता कैसे हो सकता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब अपना क्राइटेरिया बनाए, अपने सिस्टम में जो इनपुट उन्होंने डाला एआई को फंक्शन करने के लिए, उन्होंने कहा कि अगर 6 लोगों का एक पिता का नाम हो तो वो क्वेश्चनेबल है। और इसके तहत आप सोचिए कितने सारे परिवार है जिनके पास 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, और अब ये नहीं कह सकते इससे मुसलमानों का 6-7 बच्चे हैं। हिंदू परिवार जिन्हें हमने मिला, उनके पास भी 6-7 बच्चे, पुराने जमाने, पुराने ख्यालात। और इन लोगों को अभी क्यू में खड़े होके, तादाद में खड़े होके, उनको ये कतार में खड़े होके ये समझाना पड़ रहा है कि देखो अगर 6 सिबलिंग्स है, उनका तो एक ही माता पिता होगा। दूसरा सवाल, कोई लड़की का शादी हो गया है, उनका सरनेम चेंज हो गया, आधार कार्ड में पति का नाम आ गया, वोटर कार्ड में पिता का नाम अभी भी है क्योंकि वोटर कार्ड 18 साल में बन गया, और शादी हुआ 22, 25 या 30 साल में, तो पति का नाम कैसे आधार कार्ड में आ गया, पिता का नाम कैसे वोटर कार्ड में है? इसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया। माता पिता के साथ आपका उम्र का अगर 15 साल से कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया थोड़ा, फिर भी आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला गया। या फिर बहुत सारे ऐसे केसेस है। आप सोचिए डॉक्टर अमर्त्य सेन, नोबेल लॉरिएट, आप सोचिए ऐसा केस एक नहीं बहुत सारे हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन, आप जानते हैं उनको, हम जानते हैं, पूरा देश उनको जानता है। अभी उनके फॉर्म में अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ सकता है तो आप उसको फोन घुमा के सॉल्व कर सकते हैं। मोहम्मद शामी क्रिकेटर है, आप फोन घुमा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंदिनी चक्रवर्ती जो चीफ सेक्रेटरी है, जिनको आप देखेंगे तस्वीर में, जो ज्ञानेश कुमार के साथ कल थे
एयरपोर्ट में उनको रिसीव किया, वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ये सारे कैंप में, ये लोगों में एक गुस्सा है, एक फ्रस्ट्रेशन है कि कितनी दफा वो लोग लाइन में कतार में खड़े होके ये साबित करे कि वो इस देश के नागरिक है। मैं आपको अगर थोड़ा सा समय देंगे, मैं और एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। मतुआ संप्रदाय वो संप्रदाय है जो बंगाल में करीबन 40 से 45 सीट में उनका प्रभाव है, और वो लोग हैं जो बांग्लादेश से हिंदू है, जो माइग्रेट करके आए जब बांग्लादेश में आग लगी हुई थी। अभी जब आग लगी हुई अपने घर में, आप तो अपना कागज उठा के नहीं आओगे, आप इस देश में आ गए 70, 60, 66 या फिर उसके बाद में भी आए, तो आपके पास वोटर कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, उसी को अपना आइडेंटिटी मान के आपने घर खरीद लिया, जमीन हो गया, जिंदगी चल रहा है। आज के तारीख में जब एसआईआर हो रहा है, अगर उनका नाम 2002 के लिस्ट में ना रहा तो उनको भी कतार में खड़े होकर यह साबित करना पड़ेगा कि उस देश का नागरिक है। और जो दो कागजात उनके पास है, वोटर कार्ड और आधार कार्ड, दोनों को फुल प्रूफ इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे। वोटर कार्ड खुद स्क्रूटिनी में है, आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं मानते हैं। अब ये लोग कहां से बर्थ सर्टिफिकेट लाएंगे? ना सीए में अप्लाई कर पाए, ना इनके पास और कोई ऊपरी कागज है जिनसे ये साबित कर पाए कि इस देश के नागरिक है। अभी वो लोग, उनका नाम भी कट रहा है। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस। जो लोग कह रहे थे कि इन्फिल्ट्रेटर्स और मुसलमान जो बांग्लादेश से आए उनको हटाया जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस है, जितने सारे कैंप में मैं गया उसमें ज्यादातर हिंदू लोग थे जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस देश में रहने से कोई खतरा नहीं है। बहुत ही अजीबोगरीब केसेस सुनने को मिल रहे हैं। मैं निश्चित रूप से यहाँ दर्शकों को बता दूं, क्योंकि मैं भी पश्चिम बंगाल में पली बड़ी हूं और वहां पर अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, सबसे जो सुन रहे हैं, एक तो तकनीकी एरर्स तो हर दिन, मतलब सुबह शाम हो रही थी। लोगों को हियरिंग पर ऐसे बुलाया जाता है मानो कि उनका कोई कामकाज ही नहीं है, सब जो है बिल्कुल निठल्ले बैठे हुए हैं। अमर्त्य सेन वगैरह को ऑन अ लाइटर नोट मुझे लगता है कि बस ये दिखाने के लिए बुला रहे थे कि देखो हम तो बहुत इक्वली सबको ट्रीट करते हैं, हम इक्वली सबको बुरा ट्रीट कर रहे हैं। चंद्र कुमार बोस के साथ मेरी बातचीत थी जिसमें उन्होंने जरूरी बात कही थी कि एसआईआर तो इसके पहले भी हुए थे, इलेक्टोरल रोल रिविजन इस देश में, इस दफा आपने जो है जिंदगी और मौत जैसा मामला बना के इसको हवा खड़ा कर दिया है। तो ये तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब इसमें तमाल जो ममता बनर्जी की राजनीति है, जिस तरीके से जब उन पर ईडी के रेड्स होते हैं, वो जाकर वहां से फाइल छीन लेती हैं आईपैक के मुख्यालय से, उसके बाद एसआईआर के मसले को लेकर वो बाकायदा दिल्ली आती हैं। दिल्ली में भी आकर उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस के सामने उन लोगों को पेश किया था जिन्होंने कहा था कि देखो इनके नाम मृत बताए जा रहे हैं लिस्ट में, लेकिन ये जीवित लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वो बाकायदा खुद जो है इस केस को लड़ती हुई नजर आती हैं। इन सारी चीजों के ऑप्टिक्स का जमीन पर क्या असर पड़ रहा है? क्या ये तबका इसे जेन्युइन मान रहा है, या फिर वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि अरे ये तो ड्रामा चल रहा है? अब मेरा मानना है 2019 में, स्मिता आप खुद इलेक्शन कवर की थी बंगाल में, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तब बीजेपी का सीट 2 से 18 हो गया था, और ये जो झटका लगा था तृणमूल कांग्रेस को, तब तृणमूल कांग्रेस ने अपनी जी जान लगा दिया, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फिर से मजबूत करके 2021 की जो असेंबली इलेक्शन है उसमें फिर लौट के आए और वो लोग आए, राइट। मेरा मानना है 2019 में बीजेपी का 18 सीट जीतना जैसे तृणमूल कांग्रेस को फिर से हिला के उन्होंने और मजबूत किया था, उसी तरह एसआईआर तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा मजबूत किया है बीजेपी से। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मानना पड़ेगा, बाकी राजनीतिक दलों से बेहतर है, क्योंकि वो खुद पावर में है, उनके पास अपना ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग जर्नलिस्ट लोग जो कर नहीं पाए क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे, आप सोचिए 28 फरवरी लिस्ट निकलने के बाद थी, और लिस्ट हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन, लेकिन वही लिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया। एक रात के भीतर तृणमूल कांग्रेस के पूरे जितने सारे लोग हैं ग्राउंड में, उसका रिसर्च करके पार्टी को फीडबैक दे दिया कि देखो इतने सारे लोग मेरे वार्ड में, लिटरली एट द बूथ एंड वार्ड लेवल, कि मेरे बूथ में, मेरे वार्ड में इतने सारे लोगों को हटाया गया, इतने सारे लोगों को मृत घोषित किया है। तो एक तो चीज वो है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है, और एक है दूसरा चीज, जैसे आपने पूछा कि ऑप्टिक्स का असर क्या है। आज के तारीख में अगर तृणमूल कांग्रेस को फिर से वापस आना है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा मजबूत करना है, ताकि लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को, एंटी इनकम्बेंसी को इग्नोर करके फिर से भरोसा कर पाए।
तो आज जब ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड में लोगों के पास खड़े होके बोले तुमको कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे पास ये कागज नहीं है, हम देख लेंगे, तुम्हारे साथ हम जाके खड़े हो जाएंगे, अगर कोई मर रहा है तो उनके घर में जाके खड़े हो जा रहे तृणमूल कांग्रेस के लोग, और जब ममता बनर्जी खुद धरने पे बैठ जाती है, तब लोगों को लगता है क्या कि एसआईआर को लेके ये पार्टी सबसे ज्यादा सिंसियर है, एटलीस्ट ये कोशिश कर रही है। तो शायद इस ऑप्टिक्स का, अगर ऑप्टिक्स भी कह ले, इस ऑप्टिक्स का असर राजनीतिक स्तर पे जरूर है, क्योंकि लोग जो सफरर है वो अभी अभी चाह रहे कि उसको कुछ रिलीफ मिल जाए। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊं स्मिता, शायद आपको और मेरे को ये असर ना करे। एक फोटो कॉपी करने के लिए आपको कितना पैसा लगता है दिल्ली में? एक कागज का फोटो कॉपी करने में आपको कितना पैसा लगता है? 5 रुपए, 10 रुपए। 5 रुपए लगता है। एक चीज का प्रिंट आउट लेने में आपको 10 रुपए लगेगा, राइट? ये गरीब लोग हैं, जो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग, जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, इलेक्शन कमीशन का कहना है करीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत लाइन में खड़ा किया गया। ये लोग कागज लेके गए, ज्यादातर लोग ये गरीब लोग हैं, और ये अपना काम, अपना मजदूरी छोड़ के, जैसे आपने कहा, ये लाइन में खड़े हुए क्या देने के लिए? कागज। और ये कागज कहां से आ रहे हैं? एक दलील का, एक प्रॉपर्टी का कागज, उसमें 20 पेजेस रहेगा। उस 20 पेजेस को अगर 2 रुपए के हिसाब से आप उसका फोटो कॉपी करे, 40 रुपए चला गया। एक इंसान को घर से आना, बस में भी आ जाए, वापस जाना, 100 रुपए खर्चा हो गया। बाहर में अगर पूरा दिन लाइन में रहे, 10 रुपए के अगर बिस्किट भी खा ले, कुल मिला के उसको 200 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है। 200 रुपए का कमाई तो है नहीं, 200 रुपए खर्चा कर रहा है यह साबित करने के लिए कि वो नागरिक है। अरे ये चुनाव के हर एक चुनाव में वो वोट डाल रहे हैं, तो लोगों का गुस्सा इस जगह पे है कि मेरा वोट लेके तुम नेता बने हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो जाए या फिर प्रधानमंत्री हो जाए, सब नेता हमारा वोट लेके नेता बने हैं, और आज हम ही को खड़े होना पड़ रहा है लाइन में, ये साबित करने कि हम ये देश का नागरिक। इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं कि हम लोग नागरिकता नहीं चुन रहे, लेकिन ये डिसाइड कर रहे हैं कि देश के इलेक्शन में देश का नागरिक ही रहे। तो देखा जाए एक हिसाब से तो नागरिकता ही वो देख रहे हैं, और लोग जो पैसा खर्चा करके ये जो कागज लेके लाइन में जा रहे हैं ना, इससे लोगों को और ज्यादा गुस्सा है। तो इसका असर डेफिनेटली है, ग्राउंड में है, और अब इसको महसूस कर पाएंगे स्पेशली इन रूरल बंगाल। तमल, यहाँ पे मैं जो आपसे लास्ट 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, और आपने बड़ी डिटेल्स के साथ जो है हमें बताया भी इन दिक्कतों को। बिहार में भी हमने देखा था कितने लोगों को यहाँ पर दिक्कत हुई थी, हालांकि नतीजे कुछ और आए थे। जब तक चुनाव हुए ऐसा लगा कि मुद्दे हट गए, लोग जातीय समीकरण के बारे में ही सोच रहे हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज जो ये प्रोटेस्ट हुए, और ज्ञानेश कुमार का आज का जो बॉडी लैंग्वेज था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा लग रहा था गॉडफादर की किसी सीन का शूटिंग हो रहा है, प्रणाम कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। क्या मतलब पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है इस बॉडी लैंग्वेज? मैं तो डिसाइड कर लिया स्मिता, नेक्स्ट टाइम मैं दिल्ली आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने या फिर कुछ स्टोरी करने, एयरपोर्ट से उतर के तो सबसे पहले मैं ऐसा करूंगा। चाहे मेरे तरफ ऑटो वाला देख रहे हो या फिर उबर वाले या फिर कोई ना देख रहे हो, मैं ऐसा तो जरूर करूंगा, वो फील लेने के लिए कैसा महसूस होता है। मैं हाथ एक बार तो हिलाऊंगा। ज्यादातर हम लोग ऐसे चीज नेताओं से उम्मीद रखते हैं कि वो आएंगे, लोगों को ऐसे ग्रीट करेंगे। कल की अगर बात करें, कल एयरपोर्ट में हम लोग थे और ज्ञानेश कुमार निकल के आ रहे, तो ऑफ कोर्स इतने सारे सवाल है, लोग तो सवाल पूछेंगे, मीडिया तो सवाल पूछेंगे, सर वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर सो लॉन्ग जस्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। बार बार दोहराते रहे। सर आए, क्रॉस करने के समय एक बाएं वाला हाथ पॉकेट में था, ऐसे निकाले और बाएं हाथ से ये हैंड रेज, The boss is here. And then he smiled. और मुझे मालूम नहीं मैं अपनी जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट को कैसे यूज करूं उस हंसी को डिकोड करने के लिए। जब माहौल इस जगह पे ऐसा है कि राज्य सरकार का कहना है करीबन 200 लोग मर गए। अच्छा ठीक है, अगर आप उसको नहीं मानना चाहते तो नहीं मानिए। कोई बोल रहा है कि हार्ट अटैक में मर गया, आप सवाल उठा रहे हार्ट अटैक एसआईआर के लिए हुआ है, आप कैसे प्रमाण करेंगे? किसी का दिल चीर के तो आप देख नहीं सकते कि हार्ट अटैक एसआईआर से हुआ कि या फिर दूसरे कारण से, कोई मेडिकल साइंस उसको प्रूव नहीं कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट बीएलओस जो अपना जान ले ली, और आखिरी चिट्ठी में, मैं वो शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, आखिरी चिट्ठी में लिख के गए साफ तरीके से कि इलेक्शन कमीशन और एसआईआर जिम्मेदार है, उनको आपने फोन नहीं घुमाया, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, आप कहते हैं कि मैं चट्टान हूं, तो चट्टान तो सबसे पहले लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे,
ना कॉम्पेंसेशन मिला, ना सहानुभूति मिला। तो उस माहौल में आप जब आके हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, तो लोगों को समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है कि आप क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आज कालीघाट मंदिर में जाए, प्रणाम किए, पूजा दिए और आने के बाद बोले बंगाल के सभी लोगों को मां काली भालो रखे। भालो एक बंगाली शब्द है, भालो रखे। तो ये भी कहने का वो बाकायदा उन्होंने मीडिया बाइट उन्होंने दिया, लेकिन देने का समय हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सर पे टीका लगा के हुए और मां का चोली उनके कंधों में है और उन्होंने कहा मां सबको भालो रखे। तो अभी देखने वाली चीज होगी कि वो हंसी पूजा सबके बाद कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो सही मायने में सवाल लेंगे, नहीं तो उनका आदत है 5 सवाल को क्लब करके एक जवाब देना। क्या वो फिर से दोहराएंगे? वो देखने वाली चीज होगी। लोगों को जो सवाल है कि क्या फाइनली मैं वोट डाल पाऊंगा, चाहे वो एक इंसान हो या 5 लाख हो, क्या हम वोट डाल पाएंगे? इसके ऊपर भी नजर रहेगा। यस, आज उन्होंने मीटिंग की, सारे नेताओं से मीटिंग की, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की। और स्मिता, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको ये सुनना ही पड़ेगा। 2021 में जब इलेक्शंस हुआ तब बीजेपी ने कहा था कि हमें मल्टीपल फेजेस में इलेक्शन चाहिए ताकि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ऐसी हो ताकि कोई गलत काम तृणमूल कांग्रेस कर ना पाए, कोई वोट चोरी ना हो जाए। इसीलिए कोविड के टाइम लोग मर रहे थे और 8 दफा में इलेक्शन हुआ, 8 फेजेस में। लोकसभा जब 2024 में हुआ, सुकांतो मुजुमदार ने कहा 10 दफे में इलेक्शन करना। हमें तो उम्मीद थी कि इस बार शायद 12 दफा मांग ले, लेकिन बीजेपी ने कहा कि एक फेज में इलेक्शन करो या फिर एट मैक्स 2 फेज में इलेक्शन करो। सीपीएम का भी कहना है कि एक फेज में इलेक्शन करो या फिर एट मैक्स 2 फेज में इलेक्शन करो। अभी देखना होगा कि इस बार एक फेज में हो या फिर 2 फेज में हो। और ये बेसिक मैथ है। मेरा मानना है अगर पूरा इलेक्शन प्रोसेस, कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी है, और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर 20 मार्च तक अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो आपको 1 महीना देना पड़ेगा। 1 महीना देना पड़ेगा आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, यानी 20 अप्रैल से पहले आपका पहला फेज नहीं हो सकता है। अगर 20 अप्रैल के बाद आप पहला फेज कर रहे हैं, आप 2 फेज से ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे अनलेस यू वांट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्योंकि 7 या 11 मई से पहले आपको सरकार फॉर्म करना है। तो आपके पास उतना समय भी नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम 2021 में 27 मार्च में फर्स्ट फेज हुआ था, 27 मार्च, और इस बार तो मार्च में भी इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुआ है। जी, निश्चित रूप से इन चीजों को जो है डिकोड करना होता है, समझना होता है, कनेक्ट द डॉट्स। और देखिए, मतलब वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मंदिर जाए, मस्जिद जाए, उस पर हम लोग की कोई टेक नहीं है, बट इट्स जस्ट द बॉडी लैंग्वेज कि अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हैं और आप उतर कर एक राजनीतिज्ञ की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमें भी आज इस पत्रकारिता करते हुए 23 साल हो गए, हमें तो याद नहीं आता कि हमने कभी किसी चुनाव आयुक्त को इस तरीके से जो है बिल्कुल एक राजनीतिक वाली फीलिंग देते हुए, जो है गुड फीलिंग्स, गुड वाइब्स लेते हुए बिहेव करते हुए देखा हो। बट तमाल, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि एक और अनफॉर्चुनेट जो विवाद हुआ, जो इन्वॉल्व होता है इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर और उनके कार्यक्रम के स्थल को बदले जाने को लेकर, हमने देखा दोनों ओर से बहुत विवाद दिए गए। एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से कि ये मसला क्या टाला जा सकता था, क्या ये विवाद टल सकता था, आप कैसे देखते हैं इसे? आई मीन, देखिए, ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है। अभी राष्ट्रपति जब आते हैं, प्रोटोकॉल कहता है कि चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को या फिर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को जाके उनको रिसीव करना चाहिए। अभी ये राष्ट्रपति जी का जो इवेंट था वो एक प्राइवेट इवेंट था, इसमें कोई शंका नहीं है। वो हो रहा है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल, शिलीगुड़ी में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, यानी कलकत्ता से नाना करके 600 650 किलोमीटर दूर। अभी सरकार का कहना है कि उनके पास जो इंटीमेशन आया उसमें चीफ मिनिस्टर को इनवाइट भी नहीं किया गया, और क्योंकि ममता बनर्जी खुद इस सभा में, धरना में वो बिजी है, इसीलिए उनके जाने का कोई सवाल था नहीं। लेकिन मेयर ऑफ शिलीगुड़ी, सीपी ऑफ शिलीगुड़ी और गौतम देव, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है और मंत्री भी है, और उनको मंत्री है, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग, गौतम देव गए थे उनको रिसीव करने के लिए। चलिए ठीक है। अभी जो मामला हुआ, जो इंटरनेशनल सांथाल काउंसिल, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया। उनका ये इवेंट जनवरी में उन्होंने अनाउंस किया, प्रेसिडेंट्स ऑफिस में उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा और 4 डेट की ऑप्शन दी, शायद 20-21 मार्च, और उसके बाद अप्रैल में 2 डेट उन्होंने दिया था। फिलहाल 6 और 7 मार्च में फाइनली इवेंट हुआ। जो ग्राउंड में वो करना चाहते थे, उस ग्राउंड में इवेंट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि जब राष्ट्रपति जी का इन्वॉल्वमेंट होता है तब सिक्योरिटी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कहां से इमरजेंसी एग्जिट बनाए या फिर इमरजेंसी लैंडिंग कहां किया जा सकता है, कहां पे बायो टॉयलेट बना सकते हैं, कितने सारे रोड है, कितना प्रोटेक्टेड एरिया है। जो ग्राउंड उन्होंने पहले चुना था वो एक लोकेलिटी के बीचों बीच था, एकदम लोकेलिटी के बीचों बीच, विधाननगर जो शिलीगुड़ी में है। उस जगह की अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेशन डीएम के ऑफिस से नहीं आया। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट्स ऑफिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि देखो जो ये ऑर्गेनाइजर है, इनका मुझे इंटेंशन देख के, रवैया देख के भरोसा नहीं लग रहा है कि इनके पास वो एक्सपीरियंस है ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने की, और ये जगह पे नहीं, ये जगह पे होना चाहिए क्योंकि ये जगह सिक्योरिटी वाइज में कंड्यूसिव नहीं है। तो दूसरी जगह बोल दिया जो 30 किलोमीटर दूरी में है। चलिए, इवेंट हुआ, राष्ट्रपति जी आए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इवेंट को अटेंड भी किए, लेकिन उस इवेंट में जहां पे वो हुआ उस जगह पे लोग कम आए। अभी उसके बाद राष्ट्रपति जी ने डिसाइड किया जहां पे होने का बात था वो खुद जाके उधर पे लोगों से मीट करेंगे। शायद जो ऑर्गेनाइजर्स थे ऐसा उन्होंने कहा हो कि लोग नहीं आ पाए कि इवेंट उधर होने वाला था, इधर पे हम लोग को शिफ्ट कर दिया। जो भी हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद 30 किलोमीटर कवर करके उस जगह पे गए। फिर बहुत ताज्जुब की बात है, राष्ट्रपति जी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि वो बंगाल नहीं आ सकते क्योंकि ममता बनर्जी उनको आने नहीं देती। ये अपने आप में एक सवाल उठाता है कि राष्ट्रपति को कौन रोकेगा। उसके बाद जो सांथाल कम्युनिटी है, उनके जो लिविंग है उसको लेके भी टिप्पणी किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जगह चेंज किया गया इससे वो बहुत उनको दुख लगा है। ठीक है, तो इसके बाद एक विवाद छिड़ गया कि राष्ट्रपति जी जो बहुत कम बोलती है उन्होंने ऐसा कह दिया। फिर हमने क्या देखा, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, एक ही ट्वीट को 3 भाषा में किया। इंग्लिश में किया जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, बंगाली में किया क्योंकि बंगाल ऑफिशियली इलेक्शन में जा रहा है, और तीसरा है सांथाल भाषा में किया क्योंकि राष्ट्रपति जी खुद ट्राइबल कम्युनिटी से है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बीजेपी की तरफ से जो आरोप आ रहा है कि सांथाल महिला राष्ट्रपति को इंसल्ट किया गया, इसको अगर चाहे तो डिकोड अब चाहे तो कर सकते हैं। 6% एक वोट है जिसका असर ना करके 14 सीटों में है बंगाल में। तो इसलिए बार बार इसको दोहराना कि सांथाल महिला राष्ट्रपति को इंसल्ट किया गया है, इसमें शायद बीजेपी का अपना कोई पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है। तृणमूल भी इसमें उतर आया है, तृणमूल भी दिखा रहा है। वो एल के आडवाणी जी को जब राष्ट्रपति जी से सम्मान मिल रहा था तो राष्ट्रपति जी खुद खड़ी थी, एल के आडवाणी और प्रधानमंत्री 2 बैठे हुए थे, इसमें भी प्रोटोकॉल का वायलेशन हुआ। तो दोनों तरफ से अभी तू मैं चल रहा है। बीच में है राष्ट्रपति जी का वो चेयर जो राजनीति से बहुत ऊपर है, लेकिन बंगाल के अभी जो माहौल है, प्रधानमंत्री खुद उतर आए, उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद स्टेटमेंट इशू किया, बीजेपी उतर आया है, और बार बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी काउंटर आ रहा है। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा तो बन गया है। क्या ये अवॉइड किया जा सकता था? शायद राजनीति को अवॉइड किया जा सकता था। और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंगली उठाया गया है ममता बनर्जी की तरफ से कि राष्ट्रपति जी आज सांथाल के बारे में बात कर रही है। मणिपुर में आप खुद गई है स्मिता, मणिपुर में जब कुकी संप्रदाय जो ट्राइबल्स है, और छोड़ दीजिए कुकी संप्रदाय ट्राइबल संप्रदाय, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है, वो सबके लिए है। उन्होंने मणिपुर के इशू में कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। जब क्रिश्चियन सेलिब्रेशन उसके ऊपर आक्रमण हो रहा था तब कुछ नहीं कहा। 2 महीना पहले त्रिपुरा का एक बच्चा, 20 साल का बच्चा, नॉर्थ ईस्ट, एंजल चकमा, उनको रेशियल अटैक में मार दिया गया, तब राष्ट्रपति जी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जब शायद देश को उम्मीद थी कि शायद राष्ट्रपति जी अगर कहे, कुछ ना कहे, देश को शांति और प्यार मोहब्बत की अगर बात करे तो शायद देश में और ज्यादा भरोसा अपने संविधान में आ जाए। और वेरी इंटरेस्टिंगली स्मिता, सबने इग्नोर किया। राष्ट्रपति जी अपने 5 मिनट की बाइट में यह भी कहा कि एक सेक्युलर देश है, ये हिंदुओं का है, मुसलमान का है, सांथाल का है, सबका है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उन लोगों के लिए भी लाजमी है जो मस्जिदों के ऊपर जाके झंडा लहराने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि लुंगी पहनने वाले, जो कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, जो कहते हैं गोली मारो ... जो कहते हैं मियां जो अपने वीडियो निकालते हैं मुसलमानों को गोली करने के लिए, ये सबके लिए लाजमी है। ये राष्ट्रपति जी खुद कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन
उन्होंने कहा, और शायद ये सच है, हमारा देश सेक्युलर देश है। बहुत मतलब पॉलिटिक्स ऑफ आउटरीच, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि एक राष्ट्रपति पद की जो गरिमा होती है, इस तरह के विवाद में आने से उस पद को सबसे ज्यादा जो है चोट पहुंचता है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी का ये धरना प्रदर्शन इलेक्शन कमीशन एसआईआर प्रोसेस के खिलाफ जारी है, और कल जब ज्ञानेश कुमार प्रेस से मुखातिब होते हैं तो देखना होगा कि आखिर किन सवालों के जवाब जो हैं वो साफगोई से देते हैं, किन को अवॉइड करते हैं। फिलहाल तमल साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम बातें बताने के लिए। तो जो हमारे दर्शक भी हैं, आप इनके यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐसे कीजिए, ऐसे बाय कीजिए, लेट्स बाय ईच अदर लाइक दिस। नमस्ते, नमस्कार, आदाब।